नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज चैनल से आज आपके साथ बात करने आया हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरत जिसकी थी ऐसे टॉपिक पर। आज हम कर रहे हैं बात वुमेन हेल्थ की। हमारी जो महिला शक्ति है उसमें एक बहुत बड़ी त्रासदी है, मैं कहूंगा हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से, कि यहाँ महिलाएं बहुत सारे रोगों से पीड़ित होते हुए भी कुछ सोशल कारणों से, कुछ पर्सनल कारणों से, कुछ मैं कहूंगा कि नॉलेज के कमी के कारणों से अपनी जो बीमारी है, जो अपने अंदर जो थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं करती हैं, उसको घर वालों तक को नहीं बताती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, और उससे वो बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर की। और सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, और क्या इसका उपचार है, क्या इसके बारे में हम डिटेल जानना चाहिए, और वो लेडीज को कितना घातक हो सकता है। इसके बारे में आज हमारे बीच में डॉक्टर मंजू शर्मा है, जो लगभग पिछले 35 साल से मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और बहुत ही इस मामले में इनकी मास्टरी है, और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाती भी हैं, और इस बारे में नॉलेज इन्होंने एक एक्सप्रेड करने का एक जो व्रत लिया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मंजू, आपका स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से एडवोकेट बीना रावत हैं, जुड़ी हैं हमारे साथ, उनका वेलकम है। हमारे साथ दिल्ली बार एसोसिएशन की एसोसिएशन की ऑफिस बेरर डॉक्टर सॉरी एडवोकेट कुसुम शर्मा है, कुसुम लता शर्मा। हमारे साथ एडवोकेट पूजा उत्पल जी हैं, और हमारे साथ मशहूर साहित्यकार, कवि, और मैं और क्या क्या उपमाएं दूं उनको, डॉक्टर सविता उपाध्याय हैं। तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं, और सीधा चलता हूं डॉक्टर मंजू शर्मा के पास। डॉक्टर मंजू, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में आप जरा थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं। व्हाट इज दिस एंड हाउ इट कैन बी क्योर एंड हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज, डिटेक्ट कैसे किया जाए इसको, इस बारे में आप बताएं प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो अभी तक तो अगर हम किसी से सर्वाइकल कैंसर के बारे में किसी भी ऐसे अननोन जगह बोलते हैं तो सबको लगता है ये सर्वाइकल मतलब गर्दन। पर हम ये गर्दन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चेदानी के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी जिसमें बच्चा पलता है और एक बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये जो सर्विक्स है हम वेजाइना के थ्रू आंखों से देख सकते हैं। यूट्रस को हम नहीं देख सकते हैं आंखों के थ्रू, वो हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। तो क्योंकि इस चीज को हम आंखों से देख सकते हैं, इसलिए कोई भी एक डॉक्टर आंखों से देख के जानकारी ले सकता है कि इस मरीज के सर्विक्स पे कोई ऐसा लीजन तो नहीं है जो कि कैंसर का द्योतक हो सकता है। तो इसके लक्षण के बारे में तो ये है कि, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं इस चीज की ग्रेविटी कितनी है। तो हमारे इंडिया में आप सोच भी नहीं सकते कि एवरी 8 to 9 मिनट्स एक लेडी सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु को प्राप्त होती है। ये बहुत ही बड़ा, इवन मेटर्नल मोर्टेलिटी से भी ज्यादा बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। माय गॉड। और ज्यादातर ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है। और दूसरा क्या है कि जैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि गांव के पेशेंट्स को हम लोग एक तो स्क्रीन नहीं कर पाते, वो हमारे पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा है इसकी इंसिडेंस। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर का सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये एचपीवी कीटाणु होता है एक, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। उसके इन्फेक्शन से ये होता है। तो अगर कोई भी चीज इन्फेक्शन से होती है तो हम उसका बचाव कर सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हर स्त्री को 30 साल से लेके 65 साल के बीच में, बाकी तो हम लोग वैसे 25 साल से बोलते हैं, एक पैप टेस्ट होता है, पैप स्मीयर, जहाँ बच्चेदानी के मुंह की पानी की जांच हम लोग करके देखते हैं कि सेल्स कोई एबनॉर्मल तो नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल लाइंस पे ही ग्रो कर रहे हैं ना। तो ये एक पैप टेस्ट है जो मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि आप लोग हर 3 साल पे पैप टेस्ट कराएं। और पैप टेस्ट बहुत सस्ता टेस्ट होता है। इसकी थोड़ी रिफाइंड फॉर्म आ गई है जिसको हम लोग लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, और उसमें एचपीवी का कीटाणु भी पता चल सकता है। तो जो पेशेंट्स अफोर्डिंग हैं उनके लिए हम लोग एलबीसी एचपीवी एडवाइस करते हैं। तो अगर आप एलबीसी एचपीवी करा रहे हैं और वो ठीक आता है तो 5 साल बाद रिपीट करना है।
अगर आप पैप करा रहे हैं और वो ठीक आता है तो हर 3 साल पे रिपीट कराना जरूरी है, क्योंकि कैंसर के लक्षण जब आपको आएंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा। तो इसलिए हमें, हमारा एम क्या है, कैच इट अर्ली एंड ट्रीट इट अर्ली। एनी कैंसर विच इज डायग्नोज्ड अर्ली कैन बी ट्रीटेड अर्ली एंड पेशेंट कैन बी क्योर्ड। सो मेन चीज इसकी ये है कि आप लोग को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के प्रति काफी जागरूक होना है, और आप लोग अपने यहाँ भी कैंप्स लगवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग आके सैंपल भी ले सकते हैं। तो पैप टेस्ट थोड़ा सस्ता होता है, आई थिंक 250-300 में हो जाता है। जो एलपीसी एचपीवी टेस्ट है वो होता है करीब करीब 2500 के आसपास, लेकिन वो ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि उसमें कैंसर का कीटाणु का हमें पता चलता था। तो ये तो हुआ स्क्रीनिंग। अब कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे, पता चल जाएगा, इलाज हो जाएगा। और कैंसर का अर्ली स्टेज से लेट स्टेज होने में, जैसे अगर आपको आज एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ तो 15 से 20 साल बाद कैंसर होगा, तो आपके पास इतना टाइम है। आपको कैंसर अभी नहीं हुआ है पर हो सकता है, तो आप पहले से इलाज करा सकते हैं ना इसका। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक को जानने के लिए। अच्छा, क्या चक्कर है कि अब क्योंकि स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं तो ये तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि हमारे पेशेंट को स्क्रीन करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कैंसर से बचने का टीका भी अवेलेबल है। अभी तक कोई ऐसा कैंसर ही नहीं था जिससे बचने का टीका अवेलेबल है। तो ये पहले तो विदेश से आता था। तो सर्वेरिक्स और गार्डेसिल 2 प्रकार के टीके होते हैं। तो सर्वेरिक्स जो है वो 2 प्रकार के कीटाणु होते हैं उसमें, और गार्डेसिल में 4 होते हैं। तो गार्डेसिल बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी बचाएगा, और जो वार्ड्स होते हैं ना, एनल वार्ड्स, ओरल वार्ड्स, विजाइनल वार्ड्स, वल्वल वार्ड्स, जिनको आप मस्से कहते हैं, जननांगों पे जो मस्से होते हैं, इवन मुंह में भी आ जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है इससे भी बचाता है गार्डेसिल। और सबसे अच्छी एज लगवाने की जो है वो तो सरकार की तरफ से अब शायद ये कॉलेजेस में फ्री लगने लग जाए। अभी अभी हमारे इंडिया ने नई लॉन्च की है वैक्सीन। तो सबसे बढ़िया उम्र लगवाने की होती है जब किसी पेशेंट का सेक्सुअल कांटेक्ट ना हुआ हो, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअली होता है। तो जो लड़कियां 9 से 14 साल की हैं, 15 साल होने से जस्ट पहले, उनको 2 डोजेस लगनी है और वो कैंसर से बचते। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी शादी के बाद स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा दी और आप स्क्रीनिंग नहीं करा रहे हैं। तो अगर 15 साल तक की लड़की है तो 2 से काम चल जाएगा। 15 साल से ऊपर की लड़की है या विवाहिता हो गई है तो उसको फिर 3 इंजेक्शन लगते हैं। ये तो जो हमारी सरकार ने निकाला है कि अब 2000 पर हेड का निकाला है, वरना गार्डेसिल 4000 पर हेड का इंजेक्शन था। तो थोड़ा सस्ता हो गया है, और हो सकता है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इसे फ्री में भी लगवाना शुरू कर दे स्कूलों में। तो वो हमारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरी सब बात बात, जानने की मैं आपकी मैं मैं इंटरप्ट ये कर रहा हूँ। ये तो आपने बताया ये अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस होनी चाहिए और ये बहुत बढ़िया नॉलेज आपने बताई। अ, इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को, किसी भी एज की लेडी को इसका पता कैसे लग जाए कि मेरे को कुछ अबनॉर्मलिटी है। नॉर्मल जो, जिसको बहुत ज्यादा मेडिकली जानकारी नहीं है या वो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड भी है तो इस बारे में नहीं पता कि उसको कैसे पता लगे कि तुझे क्या लक्षण है। नहीं जी। पता लगा। तो जैसा जी। मैंने आपको बताया है, लक्षण तब आते हैं जब कैंसर हो जाता है। अब हो गया कैंसर तो आप तो फंस गए। आपको कैंसर होने से पहले ही प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर देना है, यानी कि स्क्रीनिंग करनी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, मैं भाई साहब की बात में ऐड करना चाहूंगी कि व्हाट आर द सिम्टम्स टू नो कि ये कैंसर हो गया है। सिम्टम्स मैं क्या आपको, होंगे? ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को विजाइनल डिस्चार्ज हो, कैंसर का डिस्चार्ज बड़ा स्पेसिफिक डिस्चार्ज होता है। ब्लड स्टेन होगा, उसमें फाउल स्मेल आएगी, पेशेंट को पेन होगा, और भी बहुत सारे लक्षण होंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जनरली ये बताना चाहती हूँ कि जिस भी पेशेंट को विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो उसे नजरअंदाज ना करे। वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर देख के बताएंगे कि ये आपका विजाइना का इन्फेक्शन है या आपका सर्विस का इन्फेक्शन है। फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। और ये हम लोग एक अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं उसी वक्त, क्योंकि मरीज वैसे तो आते नहीं है स्क्रीनिंग के लिए। तो जो भी मरीज किसी भी लक्षण के साथ आता है, ज्यादातर डिस्चार्ज इसका लक्षण है, या फिर हस्बैंड के साथ रहते हैं तो पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग। अगर आपको कभी भी हस्बैंड के साथ रह के ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग सिग्नल है, इमीडिएटली इसको आप रिपोर्ट करें। या अदरवाइज ऑल्सो आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर डिस्चार्ज में ब्लीडिंग हो रही है, या आपको फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसा कोई भी लक्षण होगा तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना। बाकी कैंसर होने के बाद तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसकी डिटेल्स में आप लोग ना जाएं। आप लोग बेहतर यही है कि इसको स्क्रीन करें, इंजेक्शन लगवाएं,
तुरंत डॉक्टर से अपनी सलाह लें, क्योंकि आपके पास 15 से 20 साल का समय है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप इसकी, ये दो चीजें हो गई, वैक्सीनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन। लेकिन कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। और हमारे जो कैंसर्स है ना, ये सबसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो रहा है ये सर्वाइकल कैंसर। ये होता है 35 से 45 साल की लड़कियों में मैक्सिमम, औरतों में मैक्सिमम, जब उनके बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि जितना अर्ली आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, आप हाई रिस्क हो जाते हो। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ सेक्स हैं, आप हाई रिस्क हो जाते हो। अगर आप HIV पॉजिटिव हो, आप हाई रिस्क हो जाते हो। अगर आप स्मोक करते हो, आजकल लड़कियों ने स्मोक करना शुरू कर दिया, जो लड़कियां सिगरेट पीते हैं उनमें डबल हो जाता है इसका इंसिडेंस। तो ये सब ऐसे कुछ जेनेटिक भी रीजंस होते हैं, और कुछ जो औरतें बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं, 3 से ऊपर जिनके बच्चे हैं उनमें ज्यादा संभावना होती है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 30 साल में नहीं मिलेगा या हर पेशेंट में मिलेगा, लेकिन दीज आर द रिस्क फैक्टर्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो आजकल हम लोगों का क्या है। हाँ जी, बताएं। डॉक्टर सविता कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर सविता, अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट। यस जी जी, जी। नमस्कार। जैसे जीवन की गाड़ी जिस तरीके से चल रही है, और हम गाड़ी में बैठते हैं तो बेल्ट लगा लेते हैं, और स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट लगा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो क्या डॉक्टर साहब ये सभी को सेफ्टी के लिए इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, या लगवा लिया जाए? ऐसा है, 100% इंजेक्शन जरूरी है। और जो हमारे देश में वैक्सीन बनी है वो भले कह रहे हैं कि 9 से 26 साल के बीच में लगवानी है, लेकिन आप 26 साल से 45 साल तक जब भी लगवा लें, जब जागो तभी सवेरा, तो इंजेक्शन जरूर लगवा लेने चाहिए। तो ये 15 साल से 2 लगेंगे। 45 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनको अब कितनी डोज लगेगी? एक ही डोज लगेगी? नहीं, हर पेशेंट को जो भी 15 साल से ऊपर हो गया उसको 3 डोजेज लगती हैं। तो डोजेज ऐसे लगती हैं जैसे 0 आज लगी, फिर 2 महीने बाद एक लगेगी, फिर 6 महीने बाद एक लगेगी। ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months यू विल गेट 3 वैक्सीनेशन। ओके। तो जिनकी एज अब 50 से ज्यादा हो गई है, तो उनको उनको कितनी डोज लगेंगी, जब 50 सब इयर्स एज ऊपर? एनीबडी हु इज अबव 15 years उसको तो 3 ही इंजेक्शन लगने हैं। हमने वो ओके, पीरियड क्रॉस फाइन। कर लिया, 15 से पहले 2। अब हमारे देश में क्योंकि वैक्सीन महंगी है और लोग थोड़े इतने अफोर्डिंग नहीं है, तो सरकार ने बोल दिया है कि आप 46 साल तक तो जरूर ही लगवा लो, ठीक है। लेकिन विदेशों में तो 65 साल के लोग भी लगवा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर साहब, यहाँ अब तो 46 साल के बाद ये मान लेते हैं ना कि लेडीज जाए कोई बात नहीं, अब एक्सपायर हो डेट होगी उसकी, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई बात तो ये नहीं। विदेशों में लेडीज 70 हाँ, साल की भी सही कह रहे हो कहते भाई हैं साहब, अभी औरतों की शादी जगह नहीं लायक ले है, रही अभी थी। कोई बात नहीं है। तो यस, एडवोकेट उपल कुछ पूछना चाह रही हैं। यस, पूजा उपल। जी। सर, मैम ये जो वैक्सीनेशन है ये इजीली मतलब अवेलेबल होती है? हम भी करते हैं। एवरी क्लिनिक पे एवरी गायनेकोलॉजिस्ट इज डूइंग दिस वैक्सीनेशन। दिस इज, इफ यू पे यू गेट इट। अगर आपको फ्री वैक्सीनेशन चाहिए, फ्री वैक्सीनेशन तो देखिए 15 साल से पहले वाली लड़कियों को मिलेगा, वो सरकार जब निकालेगी। अभी हमने सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने नई ड्रग निकाली, नई वैक्सीन निकाली है जो 2000 रुपए में आ रही है, लेकिन 2000 रुपए भी कोई सस्ते नहीं है। तो 2 लड़कियां एक साथ लगवाएंगी तो 4000 में लग जाएगा ये। लेकिन जो विदेशी वैक्सीन है वो तो 4000 की एक आती है, तो 4000, 3.5 4 के आसपास है इसका रेट। मान लीजिए कि हमने एक डोज लगाई, उसके बाद हमने डोज लगाई नहीं, और जो टाइम लगवाने का था वो पूरा खत्म हो गया, तो उसके बाद इसका कुछ साइड इफेक्ट पड़ता है या फिर कुछ वेरी कोई गुड और दिक्कत? क्वेश्चन, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने क्या सर्वे किया है कि अगर पेशेंट को एक डोज भी लग जाए, जैसे इतने मास में हम लोग जब स्क्रीन कर रहे हैं या लड़कियों को लगा रहे हैं, तो एक डोज लग जाए तो उससे भी उसकी जो है वो इम्यूनिटी लगा लो 80% बढ़ गई। पूरी डोज लग जाए तो 100% इम्यूनिटी हो जाती है, लेकिन एक डोज से भी इतनी हो जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर आपको दूसरा इंजेक्शन 6 महीने पे लगना है, मान लो कोई लड़की है उसे 6 महीने पे नेक्स्ट लगना चाहिए, वो भूल गई, 8 महीने पे लगवा ले, 12 महीने पे लगवा ले, 1 साल पे लगवा ले, 3 साल तक कभी भी लगवा सकती है। तो इसमें इंजेक्शन की एफिकेसी खराब नहीं होती है। मतलब ये किसी बहुत प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट नहीं होता, और ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है इससे, अगर कोई डोज भूल जाते हैं या ओवर टाइम होने के बाद लगाते हैं? मान लीजिए कोई अगर, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए हम टाइम भूल गए, हमें लगा कि हमने टाइम पूरा कर लिया और इस समय लगना चाहिए, और टाइम से पहले इंजेक्शन 1-2 महीने पहले लग जाते हैं,
तो ऐसे में कुछ ये भी। भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आप 6 महीने बाद विदेश पढ़ने जा रही हैं तो आप 5 महीने पे लगवा लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जैसे और दूसरा मैम क्या एक है, क्वेश्चन और, जैसे कि गांव गांव में बहुत ज्यादा, देहात में ये सब चीजें नहीं, लड़कियों को ना कही जाती, ना बोली जाती, ना बात की जाती है, तो हम वैसे लोगों को कैसे समझाएं कि ये चीज जरूरी है? तो इसी के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि गाँव में कैंप्स किए जाएं, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाएं, क्योंकि लड़कियां जो है ना बेटा, वो फर्स्ट टारगेट हैं हमारी। 15, अगर आप ये लगा लो कि 9 से 15 साल की, अच्छा WHO जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभी एक ग्लोबल मिशन बनाया है, यानी कि पूरे ही वर्ल्ड से चाह रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाए, एलिमिनेट करें। तो उसका उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है, 90-70-90। 90 मतलब 90% लड़कियों को अगर हम 15 साल से पहले वैक्सीन दे दें तो हम कैंसर बहुत कम कर सकते हैं। और हम जो 70% औरतें जिनको हम स्क्रीन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 2 बार तो स्क्रीनिंग करानी ही चाहिए, 35 साल 45 साल। ये मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रही हूँ। अगर उन्होंने स्क्रीन करा लिया तो हमारा कैंसर का रेट कम हो सकता है। और जिनको प्री इन्वेजिव लीजन्स हैं, मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि आपका HPV पॉजिटिव आ गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी LBC की स्टडी क्या है, और फिर साधारण तरीके से उसको हम लोग क्योर करते हैं। जैसे सिकाई हो जाती है, गैस की सिकाई होती है और उसकी सिकाई होती है, तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डॉक्टर तो साहब ज्यादातर स्कूलों के जयपुर से सिमरन पूछ रही हैं कि क्या अगर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही है, तो भी ये सब डोजेज लगवानी जरूरी है? आपको प्रॉब्लम हो गई तो फिर डोजेस की जरूरत नहीं। देखिए, जैसे आपको एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, मान लो चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाती है, तो हम कहते हैं ना कि बंदा इम्यून हो गया, अब दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। ऐसे अगर HPV का कीटाणु आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो आपकी इम्यूनिटी केवल 20% बढ़ाता है, लेकिन आप जब वैक्सीन लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी 80% बढ़ जाती है। और हमारे शरीर बहुत अच्छा मशीन है, ये क्या करता है कि HPV के कीटाणु को खुद ब खुद खत्म भी करता है। अगर आपने 100 लोगों में देखा है कीटाणु है, तो 80 लोगों में तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है अपनी इम्यूनिटी से। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। लक्षणों का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। जितने लोग भी सुन रहे हैं, उनकी लड़कियां हो या उनके कोई भी रिलेटिव्स हो, उनको जरूर आप 15 साल से नीचे नीचे में वैक्सीन लगवाइए, तो 2 में काम चल रहा है, वरना आपको 3 का जम्मू से डॉक्टर साहब पर रीटा इसको कोल का एक क्वेश्चन है, मैं आ रहा हूँ। जम्मू से रीटा कोल पूछ रही हैं कि अगर ये चीज हमें लक्षण, हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया और ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो इसका इनिशियल हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इससे ग्रसित हो गई हैं या इसमें हमारे अंदर ये इन्फेक्शन हो गया है? तो क्या लक्षण और क्या परेशानियां शुरू हो जाएंगी हमारे साथ? जैसे जी मैंने डॉक्टर साहब। बताया है, डिस्चार्ज PV, वेजाइनल डिस्चार्ज, कोई भी योनि का स्त्राव हमेशा आपको रेड फ्लैग उत्पन्न करना चाहिए। 99% ये इन्फेक्शन नॉर्मल होते हैं, लेकिन 1% केस में आप कैंसर के भी रोगी हो सकते हैं, जो हम अपनी आंखों से जब टेस्ट करते हैं देखते हैं। दूसरा फिर हम जब पैप्समेयर भेजते हैं, उसमें हमें पता चलता है। ओके डॉक्टर सबिता, क्या और कह रहे वैसे थे जी? एडवांस कैंसर है वो तो वैसे ही दिख जाता है, वो तो ट्यूमर बना हुआ उसके ऊपर, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको कैंसर थेरेपी में जाना पड़ेगा, जो भी है। ये सब बचाव के लिए इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर डॉक्टर राकेश सबिता जी, आज का जो कार्यक्रम, जी। डॉक्टर राकेश जी, आज का ये कार्यक्रम जो है, ये बहुत ही जागरूकता जिसे कह सकते हैं फैलाने वाला कार्यक्रम है। तो विद्यालय स्तर में इसको किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, ताकि जो बच्चे हैं वो अभी से इस चीज के लिए, जो लड़कियां हैं विशेष खास तौर पे, जो अब आगे बढ़ेंगी, जो 11th-12th में जो गर्ल्स हैं, वो बहुत शाई नेचर की होती हैं, वो अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं करती हैं। तो विद्यालय स्तर में इस कार्यक्रम को किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए। नहीं, वो तो देखिए, वो डॉक्टर साहब का चैप्टर नहीं है, वो तो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स हैं जैसे डॉक्टर साहब ने जी। बताया, या जो एनजीओज हैं या जो लेडीज के लिए काम कर रही हैं एनजीओज, वो हैं, वो अप्रोच कर सकती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि हम यहाँ पे एक लेक्चर देना चाहते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाना चाहते हैं। कुछ डॉक्टर्स को लिया जा सकता है साथ में, या जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर लेडीज काम करती हैं, जैसे हमारी कोर्ट्स हैं, हमारी कुसुमलता जी वहाँ हैं जैसे नेता हैं, तो ये वहां एक जी। कैंप लगा सकती हैं ओनली फॉर लेडीज, लेडीज बार रूम में यही 50-100 यही लेडीज, मैं 200 आपसे लेडीज को कहने वाली बुलाकर। थी कि जी हम क्यों जी ना एक कैंप लगाएं, इसके टॉपिक बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जी लेडी लॉयर्स है, यंग आ रही हैं, इवन ये तो कोई उम्र नहीं देखती है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है।
तो ये जी, क्यों ना इसकी एक अवेयरनेस करने के लिए हम लोग एक कैंप लगाएं 30,000 हम वो लोग वो बहुत हमारा बड़े चैप्टर है अभी, क्योंकि डॉक्टर साहब आई हैं, इनसे आप इस बीमारी के बारे में, जी इसके बारे में जितनी नहीं, क्वेरीज है वो पूछ मेरा एक लीजिए। क्वेश्चन था डॉक्टर साहब की, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज तो नॉर्मल होता है गर्ल्स के अंदर, टीनेजर्स में भी, तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक कलर है कि जिससे पता चले ये सिम्टम है, ये हमें ये प्रॉब्लम आ रही है सर्विक्स वाली, येलो है या व्हाइट है या रेड है या ग्रीन है, ऐसा कुछ है क्या? डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। आप अनमैरिड लड़कियों की बात कर रही हैं? जी अच्छा, सबसे पहले तो अगर अनमैरिड लड़की है और वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उसमें ये कीटाणु जाएगा ही नहीं, तो ठीक है, उसको तो हम सोचेंगे नहीं कि उसको कैंसर होगा। लेकिन ओके अगर मान लो कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व है कोई लड़की, जी ठीक है, तो उसका इलाज खाली उसका स्क्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर उसको लगे कि मेरा ब्लड, जैसे हम सेक्सुअली कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद मुझे ब्लड आ रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, वो एक रेड फ्लैग होता है। बाकी वाइट जो यंग लड़कियां होती हैं बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उनको देखो पीरियड्स के आसपास थोड़ा ज्यादा डिस्चार्ज होगा, दैट इज नॉर्मल। एंड देन मिड मेंस्ट्रुअल जब उनके एग्स बनते हैं जो डिस्चार्ज होता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल। So that will be a white discharge or it will be a colorless discharge. Any discharge which is yellow or which is red and which is foul smelling has to be taken with a pinch of salt. It's not cancer, but it has to be tested. but there is something serious there is something Yeah, you should not neglect. And we are not basically, I have not seen any girl with such problems, क्योंकि हमारे इंडिया में ये अच्छा है कि हाँ लड़कियां इतनी एग्जैक्टली involved हमारी नहीं होती। संस्कृति थोड़ी ठीक है अभी लेकिन स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है लड़कियों ने, ये दिस इज बैड। जो जो HIV के पीड़ित लोग हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से लगा लो आप 4-5 गुना हो जाती है। तो अगर कोई ओके बच्चा ऐसा है, कोई लड़की ऐसी है जिसके पेरेंट्स को HIV है और वो खुद HIV से पीड़ित है, तो फिर उसको 2 वैक्सीन नहीं, उसको फिर 3 वैक्सीन लगनी चाहिए। और ऐसी माएँ भी जो वैक्सीन इसमें पीड़ित होती हैं, उनमें हम लोग कई बार साल-साल पे स्क्रीनिंग करके देखते रहते हैं। हमारा एम है बीमारी से पहले पकड़ना, बस बीमारी के बाद तो हमारे हाथ से निकल गई गाड़ी। डॉक्टर साहब, ये इसमें जो अल्कोहल जो आजकल बहुत एक फैशन चल गया, जैसे अभी स्मोकिंग की बात चल रही थी, गर्ल्स में, यंग टीनेज गर्ल्स में अल्कोहल कंजम्पशन का जी बहुत ज्यादा एक फैशन हो गया है। क्या इसका उससे भी कोई रिलेशन है? नहीं, अल्कोहल का डायरेक्टली कैंसर से रिलेशन नहीं है, स्मोकिंग का डायरेक्टली कैंसर से रिलेशन है। अल्कोहल प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करता है, दैट्स अनदर इशू, बट कैंसर इज स्पेशली रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर, स्मोकिंग इज स्पेशली रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर। इसको एक रिस्क ओके, फैक्टर माना गया है। मतलब ओके, हमारे साथ कश्मीर से साक्षी कॉल जुड़ गई हैं। साक्षी, अपना अनम्यूट करें और डॉक्टर साहब से अपना Thank you, सवाल sir. करें। जी, Good afternoon, Dr. Saab. So good to see you. Dr. Saab, my question would be, in brief, अगर हम कोई short list आप बताना चाहें, like I am a jail visiting lawyer, I am visiting women prison these days, and what do you suggest that would there be any brief list which I can give, which I can share with the female inmates that are there? So that they can also have some precautions to ensure that they do not contact any such, disease. What are the precautions generally? So the precaution would be, I would suggest that be loyal to your partner. Single partner is always not a nuisance. If you are involving in multiple partners, definitely you're going to catch this infection. And secondly, condom is a very good protective for all type of sexually transmitted diseases. This HPV is also a sexually transmitted disease. You can have HIV, you can have syphilis, you can have everything, any sexually transmitted disease. So condoms is a must if you are indulging in any sexual activity. And these days, stupid sort of sexual practices are also on. So that is why they are causing laryngeal, this thing, lesions, they're causing oral lesions, they're causing anal lesions. These all, I mean, people who are indulging in non-natural sex, they are more prone to these things. So we can always tell them, use condom, avoid multiple partners, and don't indulge in unnatural sex, and definitely go for screening, and definitely prevent with vaccination. These are the 5 points. Thank you, Dr. Saab. डॉक्टर सविता कुछ पूछ रही दोबारा से। डॉक्टर सविता, बीइंग ए मैच्योर लेडी, डॉक्टर सविता अपना अनम्यूट रखें, इसको म्यूट बार बार करेंगे तो दिक्कत होती है। डॉक्टर सविता अनम्यूट कर, यस, आप पूछें। बीइंग ए मैच्योर लेडी, यू हैव एन एक्सपीरियंस लेडी, आप बहुत लोगों से मिलती भी हैं और सोशल भी हैं,
तो इसके बारे में और कोई चीज आप जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि हस्बैंड के साथ तो रिलेशन होता ही है, किसी का और किसी के साथ भी है, मल्टीपल आप जैसे बता रहे हैं, तो उसमें कई लोग प्रिकॉशन नहीं लेते होंगे, तो ये तो जनरल हो गया कि ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यानी कि अवेयरनेस की जरूरत है यहाँ लोगों को कि यदि आप किसी के साथ रिलेशन में भी हैं तो आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं? 100%। और प्रिकॉशन का मतलब आप ओरल पिल से नहीं ले सकते, आपको कॉन्डोम्स यूज करना पड़ेगा। Condoms is only protective for sexually transmitted diseases. This is a sexually transmitted disease. You won't have it even if you are not going into sex. HPV is only sexually transmitted. Any sex, oral sex, anal sex, vaginal sex, any sex, it will be transmitting your disease. So make sure to tell each and everybody, even like she was telling about jail victims. So jail victims में भी I think ये ज़्यादा चीजें हो रही होंगी, तो उन लोगों को हमारे प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि लड़कियों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये 6th क्लास ऑनवर्ड्स, मैं तो खुद यस, इंटरेस्टेड रहूंगी अगर आप लोग किसी स्कूल में वो करो, कि मैं तो चाहूंगी कि हम अपनी बच्चों को इस चीज के बारे में बहुत एजुकेट करें। सेक्सुअल एजुकेशन नॉर्मली भी उन्हें मिलनी चाहिए, और जो बीमारियां क्या होती हैं वो तो उन्हें बेचारों को पता भी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बहुत ही रिनाउंड स्कूल में पढ़ाती हूँ, और वहाँ भी इस तरीके का अवेयरनेस नहीं है। तो नहीं है बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ कि इस लोगों को पता चले, बच्चियों को कम से कम पता चले, जो चलिए डॉक्टर मैच्योर्ड है सविता, हम उनको तो इसमें पता। करेंगे, हम जी इसमें भी कुछ करेंगे। मैं एक सवाल जी और मेरे पास गाजियाबाद से अर्चना का है। वो पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब कि अगर कोई कैंसर से पीड़ित हो गई लेडी, तो उसको किस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी स्टेज वाइज? तो जी चक्कर डॉक्टर क्या साहब। है कि सबसे जी। पहला जो लक्षण मरीज में आएगा वो आएगा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, जैसे हस्बैंड के साथ रहने पे ब्लीडिंग हो रही है। फिर जैसे जैसे वो ग्रोथ बढ़ती है उसको वेजाइनली स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फिर ये ग्रोथ पूरे शरीर में जब फैलती है तो मेटास्टेसिस तो हर एरिया में हो जाता है इसका। पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो जाएगी, लिवर में फैल जाता है, हर तरफ फैल जाता है ये कैंसर। अच्छा, तो ये इसको तो डिटेक्ट डिटेक्ट होने के किया बाद तो आपके आपके एक्सपीरियंस के ये हिसाब से, अगर हम जाने, सपोज किसी को आज ये पता लग गया कि तुम्हें ये कैंसर है, तो अमूमन आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कितने दिन सरवाइव कर पाती है लेडी उस, और कितना उसमें चांसेस है ठीक होने के आफ्टर डिटेक्टिंग द कैंसर? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो जो कैंसर के केसेस होते हैं वो लोग हम लोग यूजुअली उनको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। तो इसका क्या थेरेपी क्या होती है, इसमें कोई रेडियोथेरेपी करता है, कोई कीमोथेरेपी करता है, कोई सर्जरी भी करते हैं। उसके पहले पेट स्कैन कराना होता है, कितने सारे स्कैन होते हैं। और एक बार किसी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो गया तो उसकी लाइफ ऐसे ज्यादा होती नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी मे बी सर्वाइविंग when you diagnose a cervical cancer maybe more than 2-3 years. I don't think so, माय but गॉड। I should tell I'm not a specialist. ओके डॉक्टर साहब, आपको मैं मुंबई थाने से मुंबई थाने से लेडी मेरे से पूछ रही हैं, जॉनी जॉनी पूछ रही हैं कि ये बताएं कि किस एज की लेडीज में ये ज्यादा पाया जा रहा है। आप जैसे इलाज करती हैं, मींस व्हाट द मैक्सिमम एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में आ रहा है ज्यादा? तो एक चीज मैं बता दूं, जो हमारी लेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 का कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। अभी हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात नहीं कर रहे। नंबर 2 का कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये उस उम्र में होता है जब औरत 35 से 45 साल के बीच में होती है, जब उसके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जब उसे स्कूल भेजना है बच्चों को। तो जो एक लेडी का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ना, उस समय उसको कैंसर सबसे ज्यादा होता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर अर्ली एज में ज्यादा होता है, बच्चेदानी का कैंसर लेट एज में ज्यादा होता है। जो पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग करके प्रेजेंट करती है, जिनको मेनोपॉज हो गया उनमें ब्लीडिंग है तो मुंह का कैंसर नहीं होगा, बच्चेदानी की अंदर का कैंसर होगा। तो ये मैम इसलिए हमें सर्वाइकल कैंसर पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि ये होता उस मैम उम्र में है जब बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है माँ की। डॉक्टर 35 साहब to 45 लगा लो। डॉक्टर साहब, उड़ीसा से रंजना झा पूछ रही हैं कि क्या किसी को ये कैंसर का अगर पता भी नहीं लगा और उसको है, तो क्या उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, और क्या वो उस वक्त में भी डिलीवरी कर सकती है बच्चों की? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो आजकल हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोग ये कहते हैं कि जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी में जो पेशेंट भी प्रेग्नेंट होके आती है हमारे पास, उसका हमें स्क्रीनिंग करना है। अगर हमें ये पता चल गया तो उसको कैंसर है, ठीक है। अगर वो किस स्टेज पे डायग्नोज किया है हमने वो इम्पोर्टेंट है। अगर अर्ली स्टेज है और पेशेंट को 5 months
से 6 मंथ्स हो गए हैं, तो कई बार हम लोग कह देते हैं कि 1 महीने बाद बच्चे को निकाल के तब ट्रीट कराओ। लेकिन अगर फर्स्ट 20 वीक्स में हो गया उसको कैंसर डायग्नोज, इन्वेजिव कैंसर, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं, उसको तो टर्मिनेट करा के ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए। बिल्कुल उतना टाइम नहीं दे सकते, फैल जाता है। नहीं, उसी में मेरा क्वेश्चन है, क्या क्या कैंसर होने के बाद प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है? उसका कोई रिलेशन है आपस में? सर्वाइकल कैंसर हो तो क्या उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी? 100% आएगी। सर्वाइकल कैंसर होने के बाद तो प्रेगनेंसी होती नहीं है बेसिकली। तो प्री इन्वेजिव लीजन होते हैं, माने सर्वाइकल कैंसर से पहले के जो प्री इन्वेजिव लीजन होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं और उनमें प्रेगनेंसी हो सकती है। तो वो बहुत बाद की स्टेज है। एक बार जब कैंसर हो गया तो फिर तो उसकी बच्चेदानी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा, काहे की प्रेगनेंसी उसकी। पूजा कुछ पूछना चाह रही? पूजा ऊपर। यूट्रस भी निकालना पड़ता है इसके साथ साथ। नहीं नहीं, तो मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो गया तो मतलब तभी भी ये हो जाता है, मतलब सर्वाइकल कैंसर? अच्छा, इसलिए हम लोगों ने क्या बता रखा है कि 30 से 65 साल तक की लेडीज को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए करना चाहिए हर 5 साल पे। 65 साल पे भी तब बंद करते हैं जब पिछले 3-15 साल के उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, ठीक है। तो लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स जैसे कि 50 साल से ऊपर की लेडी है, तो उनमें जब हम कैंसर सोचते हैं तो हम पहला नंबर कैंसर सर्विक्स नहीं सोचते हैं, फिर हम पहला नंबर कैंसर बॉडी सोचते हैं, जहाँ बच्चा ठहरता है वो वाला। तो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है प्रेफरेंस। जैसे हम सोचेंगे फर्स्ट कैंसर ये रूल आउट करो, फिर ये रूल आउट करो, ये होता है। तो मैम लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो फिर ये जो आप बोल रहे हो वैक्सीनेशन, तो वो किसी काम नहीं आएंगी, राइट? नहीं, वैसे भी वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट मैंने आपको बताया है पहले 15 सालों में, और नहीं तो 26 सालों में रहता है। एक बार जब आपके यहाँ कैंसर का कीटाणु घर कर गया है तो वैक्सीन लगाने के बाद वो निकलेगा तो नहीं। बिल्कुल, बट कुछ हद तक वो उसको सप्रेस घुसने ही किया मत जा दो। सकता है। पहली बात, उसको घुसने मत दो। दूसरा, अगर वो घुस गया तो अपनी इतनी इम्यूनिटी बना लो कि उसको तो मार दो अंदर अंदर शरीर में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब घुस के उसने नाश कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब दीमक पूरे पेड़ को खा जाएगा तो आपसे नहीं बचा सकते। ये थैंक यू। कुसुम जी। जी सर। जी आप सर मैं ये पूछिए। पूछ रही हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, मैं सबको सुन रही थी और काफी क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि सपोज ये कैंसर के कीटाणु हमारे अंदर एंटर कर चुके हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको अंदर घुस गया है तो उसको मार दो, तो हम अंदर उसको कैसे मार सकते हैं? अपनी हाउ टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी फॉर दैट, तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? या कोई ऐसे टैबलेट्स हैं या कोई फूड है या कोई फ्रूट है कि जिससे कि इस चीज से हमारा ओके बचाव हो सकता ओके है क्या? ओके, डॉक्टर साहब डाइट डाइट का क्या? हाँ, डाइट का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। अच्छा, चक्कर क्या है कि साइंटिफिकली तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसे डाइट से मार सकते हो। हम लोगों का हमेशा रहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। यस। लेकिन अगर आपने ये प्रश्न पूछा है तो जो पेशेंट्स लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट्स हैं, जिनको फल वगैरह नहीं खाने को मिलते हैं, आपकी डाइट बड़ी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, यानी कि फ्रूट्स इज अ मस्ट। फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, वो बहुत सारे कीटाणुओं का स्वयं सफाया करते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, देखो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, एक की खराब है, चिकन पॉक्स से आप दोनों जने मिलोगे तो जो खराब वाले को चिकन पॉक्स होगा, आपको होगा नहीं। हाँ। तो ये अपने आप हमारी बॉडी स्पॉन्टेनियसली भी क्योर करती रहती है, हीलिंग वॉशिंग सब करती रहती है। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि ये बताया कि इन्फेक्शियस होता है, तो क्या ये हस्बैंड की वजह से या पुरुष की वजह से भी लेडीज को हो जाता है क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। पुरुष 100% पुरुष से आ रहे हैं आपके अंदर कीटाणु। आपके अंदर एक बार कीटाणु आ गए, आपने किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखा, वो उस पुरुष में घुस जाएंगे। तो ये ऐसे करके ट्रांसमिट होते रहते हैं ये सब कीटाणु। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। और दूसरी बात, ये खाली कैंसर लेडीज में नहीं पैदा करता है, ये पुरुषों की लिंग में भी कैंसर पैदा कर सकता है। पिनाइल कैंसर इज आल्सो रिपोर्टेड विद एचपीवी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और इसीलिए हम लोग ये कहने लगे हैं कि आजकल 26 विदेशों में तो देखो 26 तक के लड़कों को भी वैक्सीन दी जा रही है। ओके। तो हमारे देश में क्योंकि गरीबी है, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमारी प्राइमरी टारगेट वुमेन्स हैं। लेकिन मेल शुड आल्सो बी वैक्सीनेटेड टिल 26। जो हमारी इंडियन वैक्सीन आई है, ये 6 साल तक लड़कों को भी देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप बढ़ाती जा रही नॉलेज को और क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है, हम लोगों की भी बढ़ गई है। इधर आप हमारी तरफ भी ले आए बात को।
तो आज तो एक्चुअली टाइम मेरा बिल्कुल मुझे इजाजत नहीं दे रहा मैं आगे बढ़ाऊं, तो लेकिन मैं एक अश्योरेंस आपसे चाहूंगा। मुझे लगता है जितनी हमारी पैनलिस्ट हैं, जितनी हमारी जो मैच्योर एडवोकेट्स एंड लेडीज हैं, हमारी बहन भी हैं, कुछ अमृता हैं और हैं, तो इनको लगा होगा कि ये बहुत फ्रूटफुल एक आपकी इंफॉर्मेशन रही, और इसको हम बहुत लोगों में, लेडीज में कोशिश करेंगे कि उसको स्प्रेड करें। लेकिन एक जी एश्योरेंस आपसे चाहता हूं मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पैनलिस्ट की, अगला जो आपका लेक्चर होगा वो जैसा आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है, इसके बारे में नेक्स्ट बहुत लेक्चर मे बी नेक्स्ट संडे, और जिस दिन भी आप हमें टाइम दे पाए। एक्चुअली डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहती हैं, बहुत ही इनका बिजी शेड्यूल है, इनका अपना नर्सिंग होम है और सारा सब कुछ है। बिल्कुल तो बट फिर भी ऑन माय रिक्वेस्ट और आपके सब लोगों के रिक्वेस्ट से हम ये कोशिश करेंगे इनको फिर दोबारा बुलाएं और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत करें। आज बहुत आपने बहुत इम्पोर्टेंट बढ़िया है तो। जानकारी दी, बहुत ही अच्छा लगा, और ये एक एजुकेशनल लेक्चर रहा, और मैं कहूंगा कि ये इसको मोटिवेशनल बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लेडीज तक ये बात पहुंचाई जा सके हम पहुंचाएं अपने चैनल के माध्यम से। आप सब लोग आए, सबने जी बढ़िया सवाल बात पूछे, अपना टाइम दिया। मैं न्यूज चैनल YMO की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, और बहुत स्पेशली बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सहज, सिंपल, सादे सब शब्दों में, बिल्कुल जो हमारी बोलचाल की भाषा में, उसमें हमें समझाने की कोशिश की है लेडीज को। ये एक बहुत बड़ी बात है, टेक्निकलिटीज नहीं समझ में आती हैं, लेकिन ये जिस ढंग से आपने समझाया ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ इससे बहुत लोग को बेनिफिशियरी होंगे, बहुत लोग, और आने वाली जनरेशन खास तौर से जो इस बारे में अवेयर ही नहीं है उसके लिए एक आई ओपनर सेशन रहेगा, और ऐसे सेशन हम और भी करेंगे आप लोगों के सहयोग से। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आज हम एक बहुत अच्छी सेशन हमारे बीच में रहा, आप सब लोग आए, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक डॉक्टर यू। साहब आपका अगेन धन्यवाद, थैंक यू विद सर। एक एश्योरेंस आपसे लेने चलते चलते कि नेक्स्ट सेशन आपका वेरी सून रहेगा। नहीं, आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने प्लेज ली है, हम सर्वाइकल कैंसर एम्बेसडर्स है वो हैं। हम चाहते हैं कि 2030 तक भारत से कैंसर को हम हटा दें। हटाने का मतलब ये है कि अगर आज 20 मरीजों में हो रहा है तो 4 तक तो पहुंच जाए एटलीस्ट। थैंक इट यू, शुड रिड्यूस थैंक टू यू, 20%। थैंक यू डॉक्टर साहब, तो थैंक आप यू लोग वेरी मच, बहुत सहयोग थैंक यू करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।